आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की बेसिक क्लास होने वाली है, इसलिए सभी लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक अवश्य देखें। आज हम आपके लिए कुछ बेसिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक बातें डिस्कस करने वाले हैं। कुछ बेसिक आज पढ़ लेते हैं। आज की ये क्लास बेसिक है जो बेहद महत्वपूर्ण है। केमिस्ट्री सीखने के लिए हम कुछ आम बातें जान लेते हैं, है ना। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और इस तरह की वीडियोज, इस तरह की जानकारियाँ, है ना, केमिस्ट्री स्टडी से संबंधित मटेरियल्स हम आपके बीच डिस्कस करते रहते हैं। और इस तरह की सारी जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अवश्य बताएं। चलिए तो अब ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम आज की कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। पदार्थों के बारे में। सब्सटेंस यानी कि पदार्थ। इटालियन वैज्ञानिक एवोगैड्रो ने सन 1811 में ये बताया था कि पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है। पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है और अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। उन्होंने सन 1811 में ये बात बताई थी और 1812 में एक नियम दिया था कि समान ताप और समान दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या समान होती है। यदि हम दो कंटेनर लें, उन दोनों कंटेनर में अलग अलग गैसें भरी जाएं, लेकिन उनके दाब और ताप समान हो, आयतन समान हो, तो उनमें जो अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या होगी वो भी समान होगी। ये जानकारी एवोगैड्रो ने दी थी। तो हम प्रकृति में पदार्थों को देखते हैं, बहुत से पदार्थों को देखते हैं, लेकिन बहुत कम पदार्थ ही हमें शुद्ध अवस्था में नजर आते हैं। अधिकांशतः पदार्थ हमें मिश्रण के रूप में ही नजर आते हैं। तो जब दो या दो से अधिक अक्रियाशील पदार्थ आपस में मिलते हैं तो मिश्रण बनता है। बेटा जी समझ लेते हैं ये कहानी। आज की बेसिक क्लास का मज़ा उठा लेते हैं भाई, है ना। आज बेसिक क्लास है, मज़ा ले लेते हैं बेसिक क्लास का। तो जैसा कि हमने बताया कि अगर हम अक्रियाशील पदार्थों को मिला देते हैं तो मिश्रण बन जाता है। हमें प्रकृति में ज़्यादातर पदार्थ मिश्रण के रूप में ही मिलते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं हम तो क्या बनता है भाई? मिश्रण, यानी कि मिक्सचर बन जाता है। मिक्सचर बन जाता है भाई, मिश्रण बन जाता है। ये मिश्रण दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का मिश्रण होता है। एक समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरा विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं इसको, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और विषमांगी मिश्रण यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं इसको, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं बेटा जी, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, है ना। तो पदार्थ में जो पदार्थ की बनावट होती है, जैसे कि अभी बताया, पदार्थ कैसे बना होता है भाई? अणुओं से बना होता है ना। और अणु कैसे बने होते हैं भाई? परमाणुओं से बने होते हैं। अणु परमाणुओं से बने होते हैं। तो पदार्थों में जो ये व्यवस्था होती है उसको आप पदार्थ का संगठन कहते हैं। संगठन, पदार्थ का क्या कहते हो भाई? संगठन कहते हो, यानी कि कंपोजिशन कहते हो, कंपोजिशन कहते हो, संगठन कहते हो। तो ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन, प्रत्येक पार्ट का कंपोजिशन सेम हो,
जो एक शुद्ध पदार्थ की तरह दिखाई दे उसको आप समांगी मिश्रण कहते हैं। और ऐसा मिश्रण जिसके भिन्न भिन्न भागों का कंपोजिशन डिफरेंट हो, भिन्न भिन्न हो, और उन्हें आप जो है विषमांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण जैसे नमक और जल का मिश्रण, चीनी जल का मिश्रण यानी कि विलयन, इनको आप विलयन भी कहते हैं। हमें विलयन से संबंधित कंसंट्रेशन टर्म्स का अध्ययन करना है, इसलिए हम आपको वहीं पर लेके चलते हैं। तो ये उसके बारे में जानकारी थी थोड़ी सी कि जब हम अक्रियाशील पदार्थों को मिलाते हैं तो मिश्रण बनता है। अगर मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन समान है, कंपोजिशन समान है, तो समांगी मिश्रण होता है, और अगर संगठन समान नहीं है तो वो विषमांगी मिश्रण होता है। तो दो या दो से अधिक अक्रियाशील पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है ना। विलयन कहलाता है समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक अक्रियाशील पदार्थों का मिश्रण क्या कहलाता है भाई? दो या दो से अधिक अक्रियाशील पदार्थों का मिश्रण समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। होमोजीनियस मिक्सचर है ना ऑफ टू और मोर सबस्टेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशंस। तो विलयन क्या कहते हो आप? विलयन, विलयन, विलयन यानी कि सॉल्यूशन, विलयन यानी कि सॉल्यूशन। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन होता है। समांगी मिश्रण क्या होता है? जिसके प्रत्येक भाग का संगठन समान हो, जो शुद्ध पदार्थ की तरह दिखते हैं पर शुद्ध पदार्थ होते नहीं हैं, उन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं। उन्हीं को विलयन कहा जाता है। अब विलयन के मुख्य रूप से दो घटक होते हैं। दो घटक होते हैं विलयन के। एक घटक कहलाता है विलेय और दूसरा घटक कहलाता है विलायक। एक विलेय कहलाता है, दूसरा विलायक कहलाता है। विलेय यानी कि सॉल्यूट और दूसरा यानी कि सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। बिल्कुल एक एक छोटी से छोटी चीज़ हमें जाननी है, समझनी है। तो विलेय पदार्थ और विलायक। विलयन का वह घटक जिसकी भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है और जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है, उसे आप विलेय कहते हैं। और विलयन का वह घटक जिसकी जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो, उसको आप विलायक कहते हैं। या ये कह दो कि दूसरे घटक को आप विलायक कहते हैं। तो इस तरह से सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर क्या बनता है भाई? सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन बनता है। तो जो फिजिकल स्टेट होती है, सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट होती है, वो सॉल्यूशन जैसी होती है, और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन जैसी हो भी सकती है और नहीं भी, दोनों बातें हैं। तो वह घटक जिसकी भौतिक अवस्था विलयन के समान हो, विलयन जैसी हो, विलेय कहलाता है। दूसरा घटक विलायक कहलाता है। विलायक अधिकता में होता है विलयन में और विलेय कम मात्रा में होता है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से ये सॉल्यूशन बन जाता है। अब सॉल्वेंट की निश्चित मात्रा में उपस्थित सॉल्यूट की मात्रा का निर्धारण करना सांद्रता का निर्धारण कहलाता है। या सॉल्वेंट की निश्चित मात्रा में उपस्थित सॉल्यूट विलयन के संगठन या सांद्रता को प्रदर्शित करता है। विलयन का संगठन, विलयन का संगठन, विलयन का संगठन, संगठन या सांद्रता, सांद्रता यानी कंसंट्रेशन, 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 और संगठन यानी कंपोजिशन, कंपोजिशन। तो आप जो है कंपोजिशन या कंसंट्रेशन कह सकते हैं। विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा विलयन का संगठन कंपोजिशन या कंसंट्रेशन कहलाता है। तो उसी कंसंट्रेशन टर्म्स पर हम जो है विचार कर लेते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन सी हैं, किस तरह से आप जो है
एक्सप्रेशन करते हैं, किस प्रकार से एक्सप्रेसिंग करते हैं, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयन की सांद्रता व्यक्त करना, विलयन की सांद्रता व्यक्त करना, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता व्यक्त करना, ये इसी को आप जो है कंसंट्रेशन टर्म्स बोल सकते हैं भाई, कंसंट्रेशन टर्म्स कह सकते हो, यानी सांद्रता पद, कितने सांद्रता पद होते हैं विलयन में, कंसंट्रेशन टर्म्स। तो विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा कंपोजिशन, विलयन का कंपोजिशन या कंसंट्रेशन कहलाती है। अब ये कौन कौन है, तो सबसे पहले तो आ जाती हैं भाई परसेंटेज, सबसे पहले क्या आ जाती हैं, परसेंटेज आ जाती हैं। जैसे सबसे पहले आ जाता है आपका द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत यानी मास परसेंट या मास परसेंटेज, मास परसेंटेज भी कह सकते हो, मास परसेंट, द्रव्यमान प्रतिशत। इसका मतलब है 100 ग्राम विलयन में, परसेंटेज का मतलब 100 से होता है, 100 से, तो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। इसे आप WW से ऐसे डिनोटेड करते हो, WW से डिनोटेड करते हो, यानी कि परसेंटेज WW, द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब है मास ऑफ सॉल्यूट, विलेय पदार्थ का जो है द्रव्यमान काय में लेना है भाई, ये ग्राम में लेना है, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का द्रव्यमान मास ऑफ सॉल्यूशन, ये भी आपको ग्राम में लेना है और गुणा करा देंगे 100 का। तो इसका मतलब हो जाएगा 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा मास परसेंट कहलाती है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। जैसे कहा जाए 10% WW यूरिया का जलीय विलयन, ऐसा कहा जाए भाई जलीय विलयन, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो इसका मतलब होगा कि यहाँ जो यूरिया की मात्रा है वो 10 ग्राम है बेटा जी, यूरिया की मात्रा कितनी है भाई, 10 ग्राम है बेटा जी, और पूरे विलयन का जो भार है, पूरे सॉल्यूशन का जो भार है, सॉल्यूशन का जो मास है या भार है वो कितना है भाई, वो है आपका 100 ग्राम जी, कितना है 100 ग्राम। इस तरह से विलयन 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम यूरिया है, ये इसका अर्थ है। अब अगर आप यहाँ पर सॉल्वेंट निकालोगे, सॉल्वेंट यानी विलायक निकालोगे, तो क्या करोगे, विलयन के भार में से विलेय का भार घटा दोगे, मतलब कि 100 माइनस 10 कर दोगे, तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 90 ग्राम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 90 ग्राम आ जाएगा। तो इस तरह से 10% यूरिया के जलीय विलयन का अर्थ है उसमें 10 ग्राम यूरिया है, 90 ग्राम विलायक यानी कि जल है, तो पूरा 100 ग्राम विलयन बन गया। तो ये कहलाती है, इस तरह से आप सेंस लगाते हैं आंकिक प्रश्नों में मास परसेंटेज का, ये कंसंट्रेशन टर्म्स है। इसके बाद दूसरी आ जाती है भाई, दूसरी आ जाती है वॉल्यूम परसेंट या वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंट। दूसरी कौन सी आ जाती है, दूसरी आ जाती है वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम परसेंट या परसेंटेज। इसको आप V/V से प्रदर्शित करते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज। तो यहाँ पर आप कह देते हैं कि विलयन के 100 इकाई आयतन में उपस्थित, विलयन के 100 इकाई आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ
का इकाई आयतन, विलेय पदार्थ का इकाई आयतन क्या कहलाता है भाई? वॉल्यूम परसेंटेज कहलाता है। इकाई का मतलब आप ये आयतन मिलीलीटर में लेते हैं, मतलब 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ का मिलीलीटर में आयतन वॉल्यूम परसेंटेज यानी आयतन प्रतिशत कहलाता है। तो परसेंटेज V/V का मतलब हो जाता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लेते हो यहाँ पर, ये ml में ले लेते हो, मिलीलीटर में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हो बेटा जी। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये भी आप ले लेते हो मिलीलीटर में, और 100 का क्या कर देते हो? गुणा कर देते हो, 100 का गुणा कर देते हो, है ना। ये लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए ये परसेंटेज है। इस तरह से जैसे कहा जाए 10% एथेनॉल, एथिल अल्कोहल C2H5OH, एथिल अल्कोहल का जलीय विलयन है। वाटर में इसको जो है डिजॉल्व किया है, वाटर में डिजॉल्व कर चुके हो इसको, है ना। अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है भाई, मिल जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर विलेय पदार्थ की जो मात्रा हो जाएगी, यानी कि आयतन हो जाएगा, अल्कोहल का जो आयतन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 10 ml हो जाएगा। C2H5OH एथिल अल्कोहल, इसका जो वॉल्यूम यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? 10 ml वॉल्यूम हो जाएगा, 10 ml वॉल्यूम हो जाएगा। और पूरे सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा भाई? 100 ml वॉल्यूम हो जाएगा। इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज। इसके बाद आ जाता है मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंटेज। अब ये मास वॉल्यूम परसेंटेज क्या है? यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तीसरा आ जाता है आपका मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंटेज आ जाता है ये बेटा जी। मास वॉल्यूम द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, है ना। तो इसको आप W/V से प्रदर्शित कर सकते हो। तो इसका मतलब हो जाता है विलयन के 100 इकाई आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा मास वॉल्यूम परसेंटेज कहलाती है, या विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा मास वॉल्यूम परसेंटेज कहलाती है। तो ये आपका जो प्रतिशत W/V होगा, इसका मतलब हो जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्यूट ना, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, और गुणा 100। ये आप जो मास है ये ग्राम में ले सकते हैं, और वॉल्यूम आप जो है ये विलयन का वॉल्यूम मिलीलीटर में, या फिर घन सेंटीमीटर, इसी को आप घन सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और इस तरह से इसको आप जो है काय में लेंगे भाई? ग्राम में लेंगे। जैसे कहा जाए 10% W/V यूरिया विलयन, ऐसा कहा जाए यूरिया का विलयन है, यूरिया विलयन है। क्या है भाई? यूरिया विलयन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो यूरिया की मात्रा है वो कितनी है भाई? 10 ग्राम है, और विलयन का जो आयतन है वो कितना है भाई? 100 ml है। इसका क्या हो जाता है भाई? सेंस हो जाता है। इस तरह से आप ये जो है सेंस लगा के, ये मतलब लगा के आप जो है आंकिक प्रश्नों में इनका यूज करते हो। दिया जाता है आंकिक प्रश्नों में कि इतने % विलयन है, तो मूल अंश बताइए, कहीं मोलरता बताइए, घनत्व वगैरह दिया होता है। हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, क्वेश्चन बताएंगे किस तरह से आते हैं, है ना। तो यहाँ तक की कहानी आप समझ गए होंगे, यहाँ तक आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, है ना। आगे जान लेते हैं कुछ और अच्छी बातें। तो इस तरह से अगर विलायक है और विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा का निर्धारण ही सांद्रता या संघटन का निर्धारण होता है। उसी को आप एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। इसके बाद मोस्ट पॉपुलर कंसंट्रेशन आती है, वो है आपकी
मोलारिटी, मोलारिटी जिसे आप कहते हैं मोलरता। क्या कहते हो बेटा जी? मोलरता कहते हो। मोलारिटी कैपिटल M से आप इसे डिनोटेट करते हैं। मोलारिटी क्या है? अब 1 लीटर बिलियन लेना है। अब आपको बिलियन का आयतन कितना होना चाहिए भाई? 1 लीटर होना चाहिए। 1 लीटर बिलियन में विलेय पदार्थ की मोल में मात्रा या मोलों की संख्या मोलारिटी या मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। मोलारिटी या मोलरता कहलाती है। मतलब इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब बिलियन के पर लीटर में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। देखिए कोई भी पदार्थ है, पदार्थ, विलेय पदार्थ, आप उसको जो है ग्राम में व्यक्त कर सकते हैं, आप उसको मोल में भी व्यक्त कर सकते हैं बेटा जी, और आप उसको ग्राम तुल्यांक में भी व्यक्त कर सकते हैं। ग्राम तुल्यांक इक्विवेलेंट, इसमें भी आप उसको जो है व्यक्त कर सकते हैं। ग्राम में, किलोग्राम में, मोल में, ग्राम तुल्यांक में, इस तरह से आप एक पदार्थ को व्यक्त करते हैं, है ना। तो इस तरह से मोल लेना है यहाँ पर। 1 लीटर बिलियन में पदार्थ, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है ना। तो ये जो है मोलारिटी का सूत्र हो जाएगा भाई। मोलारिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलियन का आयतन इन लीटर में विलियन का आयतन लेना है। ठीक है, तो इसका मतलब आ गया नंबर ऑफ मोल्स एन अपॉन ये विलियन का आयतन काय में लेना है भाई? ये आपको लीटर में लेना है, लीटर में लेना है। अगर विलियन का आयतन मिलीलीटर में लिया जाए तो आप इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, अपॉन ये विलियन का आयतन काय में ले लेंगे? अब मिलीलीटर में ले लेंगे, क्योंकि अब ये लीटर ही बन गया। आप इसमें 1000 का भाग कराते लीटर बन जाता। या तो इस सवाल में जो दिया हो आयतन उसको लीटर में कन्वर्ट कर लो, या फिर लीटर में कन्वर्ट नहीं करना है तो आप इस तरह से जो है 1000 का प्रयोग कर दो, तो आसानी से वो लीटर ही माना जाता है। ये 1000 दिखे नीचे आ जाएगा तो ये लीटर माना जाएगा। फिर ये ऊपर भेज सकते हो आप नीचे वाले को, इस तरह से आप जानते हो। आप मिलीलीटर के स्थान पर आपको आंकिक प्रश्नों में घन सेंटीमीटर भी दिया हो सकता है ना, वो भी हम आपको बताएंगे। धारता और इस तरह के मात्रकों में क्या रिलेशन होता है वो हम आपको अलग से बताएंगे। तो यहाँ पर अभी आपको ध्यान दे लेना है कि जो ml है वो उसी को आप क्या कहते हो भाई? घन सेंटीमीटर जो है क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम भी कहते हो। तो क्यूबिक सेंटीमीटर आपने लिख दिया है, घन सेंटीमीटर आपने लिख दिया है। समझ गए बात को? तो ये लीटर, मिलीलीटर या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर यानी घन सेंटीमीटर। और जो मोलों की संख्या होती है बेटा जी वो होती है ग्राम में मात्रा बटी अणु भार या मोलर द्रव्यमान की। या आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, ग्राम में मात्रा बटे मोलर द्रव्यमान इसके बराबर होती है। तो आप इसका जो है फाइनली फार्मूला क्या लिख सकते हैं मोलारिटी का? वो लिख सकते हैं आप W/m इंटू V। ये आपका इसमें काय में है भाई? ये अभी लीटर में है, लीटर में लिख लीजिए, है ना। और इसी को आप ऐसा लिख सकते हैं W इंटू 1000 अपॉन m इंटू V, और ये V काय में है भाई? क्यूबिक घन सेंटीमीटर या मिलीलीटर में है। इस तरह से आप मोलरता के जो है सूत्र लिख सकते हैं, इस तरह से मोलरता को समझ सकते हैं। पर लीटर बिलियन में
पदार्थ के विलय के मूलों की संख्या मोलरता कहलाती है। समझ गए बात को? बात बताइए शानदार, समझ में आ गई? अब बात यहाँ तक आप शानदार समझ गए हैं, तो अब अगली कंसंट्रेशन टर्म्स जान लेते हैं। अगली कंसंट्रेशन टर्म्स जान लेते हैं। तो आपने अभी अभी मोलारिटी जानी, मोलारिटी। इस मोलारिटी में आपने जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर बेटा जी, ये भी आपको ध्यान रखना है। मोल पर लीटर होती है यहाँ पर मोलारिटी। और देखिए इस फॉर्मूले में आपने वॉल्यूम को यूज किया है, और वॉल्यूम टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है। इस वजह से टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है, तो मोलारिटी क्या होगी भाई? घटेगी। मोलारिटी क्या होगी? घटेगी। मोलारिटी भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। तो ये आपकी जो है टेम्परेचर डिपेंडेड, ऐसा बोल सकते हो, टेम्परेचर पर ये डिपेंड कर रही है। टेम्परेचर डिपेंडेड कंसंट्रेशन टर्म्स है ये। कंसंट्रेशन टर्म्स मतलब ताप पर निर्भर करती है मोलरता। चलिए हम हिंदी में लिख देते हैं। मोलरता ताप पर निर्भर करती है बेटा जी, ध्यान रखना अच्छे से। निर्भर करती है ताप पर, ताप बदलने से बदलती है मोलरता, परिवर्तित होती है क्योंकि आयतन है इसके सूत्र में, और ताप बदलने से आयतन बदलता है। क्लियर हो गई ये बात क्लियर हो गई है। तो अब हम जान लेते हैं नॉर्मेलिटी जान लेते हैं भाई। नॉर्मलता जिसे कहते हैं, नॉर्मेलिटी। इसको आप जो है नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोटेड करते हैं कैपिटल N से। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक पदार्थ की मात्रा W को आप जो है W को आप ग्राम में व्यक्त कर सकते हो, आप इसको मोल में भी व्यक्त कर सकते हो, आप इसको ग्राम तुल्यांक, ग्राम इक्विवेलेंट में भी आप इसको व्यक्त कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए अगर आप ग्राम में व्यक्त करते हैं पर लीटर, 1 लीटर बिलियन में पदार्थ की ग्राम में मात्रा, तो ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन होती है। 1 लीटर बिलियन में पदार्थ की मोल में मात्रा, मोल पर लीटर कंसंट्रेशन होती है, जिसे मोलारिटी कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर बिलियन में पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ग्राम तुल्यांक पर लीटर कंसंट्रेशन होती है, जिसे आप नॉर्मेलिटी यानी नॉर्मलता कहते हैं। तो आपको यहाँ पर अब मात्रा काय में लेनी है? ग्राम इक्विवेलेंट यानी कि ग्राम तुल्यांक में लेनी है। ग्राम तुल्यांक में मात्रा, पदार्थ की ग्राम तुल्यांक में मात्रा मतलब 1 लीटर बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को या विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांक में मात्रा को आप जो है नॉर्मलता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? नॉर्मलता कहते हैं। तो नॉर्मलता बराबर हो जाएगा आपका ग्राम तुल्यांक। तो देखिए जैसे ग्राम में मात्रा W होती है तो आप उसको तो W ग्राम ही लिख देते हो। अगर मोल होता है मोल N तो आप उसको लिखते हो W/M, ये लिखते हो आप। मोलों की संख्या W/M लिखते हो, मतलब ग्राम में मात्रा बटे अणु भार या मोलर द्रव्यमान, है ना, मोलर मास, है ना। और इसी तरह अगर आप ग्राम तुल्यांक लिखते हो, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम तुल्यांक अगर आप लिखते हैं तो फिर आप ग्राम में मात्रा बटे तुल्यांक की भार लिखते हैं, इक्विवेलेंट वेट लिखते हैं। तुल्यांक की भार क्या है भाई? इक्विवेलेंट वेट है, कैपिटल E। क्या है ये? इक्विवेलेंट वेट होता है। इक्विवेलेंट वेट होता है। इक्विवेलेंट वेट जिसे आप हिंदी में कहते हैं तुल्यांकी भार। क्या कहते हो बेटा जी? तुल्यांकी भार कहते हो। समझ में आई बात? पदार्थ की मात्रा ग्राम में व्यक्त कर सकते हो,
मोल में व्यक्त कर सकते हो। मोल का मतलब ग्राम बटे अणु भार, ग्राम में मात्रा बटे अणु भार। ग्राम तुल्यांक में व्यक्त कर सकते हो, तो ग्राम तुल्यांक ग्राम में मात्रा बटे तुल्यांक की भार इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पर आपको ग्राम तुल्यांक लेने हैं, यानी ग्राम में मात्रा बटे तुल्यांक की भार, और गुणा विलियन का आयतन लेना है बेटा जी लीटर में। काय में लेना है? लीटर में लेना है। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यानी कि नॉर्मलता कहलाती है, विलियन की नॉर्मलता कहलाती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, है ना, इन ए पर लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर विलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है भाई? नॉर्मलता कहलाती है। ये नॉर्मलता का सूत्र हो जाएगा। थोड़ा सा और समझ लेते हैं, इसको इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर विलियन में पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अब इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, नॉर्मलिटी n बराबर W/E गुणा V। ये भी अभी लीटर में है। अगर हम इसको ml यानी मिलीलीटर में, तो आप 1000 से क्या कर दोगे भाई? गुणा कर दोगे, है ना। तो इस तरह से आप जो है 1000 का यूज करके आप इसको मिलीलीटर या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर यानी कि घन सेंटीमीटर में आप इसको ले सकते हो। आयतन को देखिए, इस फॉर्मूले में भी आयतन है ना। तो इसकी जो मतलब इसकी यूनिट, पहले बात मात्रा का कर ले तो यूनिट इसका इक्विवेलेंट पर लीटर इसकी यूनिट हो जाएगी, इक्विवेलेंट पर लीटर, है ना। या फिर आप लीटर की जगह इक्विवेलेंट पर क्यूबिक सेंटीमीटर ये भी आप लिख सकते हैं। ये इसकी क्या हो जाएगी बेटा जी? यूनिट हो जाएगी, है ना। इक्विवेलेंट पर लीटर या इक्विवेलेंट क्यूबिक सेंटीमीटर, ये इसकी क्या हो जाएगी भाई? यूनिट हो जाएगी, मात्रक हो जाएगा इसका। समझे बात को? इसका ये मात्रक हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई है? चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई है तो अब हम जान लेते हैं यहाँ पर E, कैपिटल E क्या है? कैपिटल E है इक्विवेलेंट वेट, यानी कि जिसे आप कहते हैं तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्या होता है तुल्यांकी भार? एक चीज और, इस सूत्र में आयतन आ गया है। जैसे मोलरता में आयतन आया था, इसमें भी आयतन है। तो मोलरता भी टेम्परेचर पर डिपेंड करती थी, है ना। मोलरता जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट थी, टेम्परेचर पर डिपेंड करती थी, ठीक है। तो ये नॉर्मलता भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। समझे बात को? मतलब ताप परिवर्तन पर जो परिवर्तन मोलरता में हो रहा है वही नॉर्मलता में परिवर्तन होगा। दोनों सांद्रताएं ताप पर निर्भर करती हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इतनी बात क्लियर हो गई है तो ये जो E यूज हुआ है यहाँ पर तुल्यांकी भार, इसको और समझ लेते हैं। ये तुल्यांकी भार क्या होता है? तुल्यांकी भार को और समझ लेते हैं भाई। तुल्यांकी भार क्या होता है? तो इक्विवेलेंट वेट यानी कि तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार बराबर होता है अणु भार m बटे बैलेंस यानी संयोजकता लेते हो, है ना। उसी को आप जो है n फैक्टर बटे में आप n फैक्टर ले सकते हो। जैसे कंपाउंड है तो आप जो है संयोजकता को डिफाइन कर पाओगे, तो n फैक्टर के कुछ हम तरीके आपको बता देंगे जिसकी सहायता से आप आसानी से जो है तुल्यांकी भार निकाल पाएंगे। तो अणु भार बटे n फैक्टर, इस तरह से आप n मान लो इसको, मतलब m/n मान लीजिए, x मान लीजिए, कुछ भी आप मान सकते हैं। यहाँ पर आप संयोजकता लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका कैलकुलेशन हो जाता है। फिर एक हम एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। मान लीजिए हमारे पास H2SO4 दिया है। क्या दिया है भाई? H2SO4 दिया है। अब इसका कहा जाए कि इसका मोलर मास, मोलर द्रव्यमान बताइए, मोलर द्रव्यमान बताइए, और इसका इक्विवेलेंट वेट यानी कि तुल्यांकी भार बताइए, या इसका अणु भार कितना है, और इसका तुल्यांकी भार, ये इसका तुल्यांकी भार कितना है, इक्विवेलेंट वेट कितना है। तो देखिए अम्ल है, ये एसिड है, एसिड में हम एसिडिक हाइड्रोजन देखते हैं। n फैक्टर का मतलब होता है,
एन फैक्टर का मतलब होता है नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस, या फिर कह सकते हो एसिडिक हाइड्रोजन, कितने उसमें अम्लीय हाइड्रोजन है ये हम देखते हैं। देखिए ऋण विद्युतीय तत्व से जुड़े हुए हाइड्रोजन ही अम्लीय हाइड्रोजन है। तो H2SO4 का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा बेटा जी, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा H2SO4 का। और ये ऋण विद्युतीय तत्व ऑक्सीजन से जो है जुड़े हुए हैं, लिंकेज हैं। तो यहाँ पर +1 ये -1 जनरेट होगा, ये +1 ये -1 जनरेट होगा। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन एसिडिक हैं, अम्लीय हाइड्रोजन है दोनों के दोनों। तो यहाँ पर एन फैक्टर की वैल्यू 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? एन फैक्टर की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब हम इसका अणु भार कैलकुलेट करके उसमें एन फैक्टर का भाग करा देंगे तो तुल्यांकी भार आ जाएगा, है ना। तो अणु भार H2SO4, अणु भार कैसे निकाला जाता है? अणु भार जितने भी कंपाउंड में परमाणु हैं सबके परमाणु भारों को जोड़ देते हैं, सम कर देते हैं उनका, तो अणु भार निकल आता है। हाइड्रोजन का जैसे कि 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 है हाइड्रोजन, 2 गुणा 1। सल्फर का भाई कितना होता है? सल्फर का होता है 32, है ना, सल्फर का 32 होता है। और ऑक्सीजन का होता है 16, 8 क्रमांक होता है, 16 भार होता है, 8 16। तो इस तरह से आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 98। कितना आएगा? 98 आएगा। ये इसका अणु भार हो जाएगा। अब आपको इसका निकालना है तुल्यांकी भार, तो ये आ जाएगा m/n, मतलब कि अणु भार बटी एन फैक्टर। तो ये 98/2 रख दोगे, है ना, तो ये आ जाएगा 49 इसका क्या आ जाएगा भाई? तुल्यांकी भार आ जाएगा। इस तरह से अणु भार, तुल्यांकी भार आप जो है कैलकुलेट करके मोलरता और नॉर्मलता आसानी से निकाल सकते हो बेटा जी। बात बताओ, बात जम गई? समझ गए अच्छे से ना? अच्छे से समझ में आ गया भाई? चलिए, अच्छे से समझ में आ गया है तो आपने, जैसा कि हमने बताया, आपने मोलरता बराबर जान लिया है, W/m × V, है ना। W/m × V ये काय में लिया था आपने? अभी ये लीटर में लिया था, लीटर में, पर लीटर, है ना। इसी प्रकार नॉर्मलता बराबर आपने जाना W/E गुणा V। इसमें भी आयतन आपने काय में लिया है? लीटर में लिया है। दोनों का जो है भाग करा दीजिए तो दोनों के बीच रिलेशन आ जाएगा। दोनों का भाग करा दो भाई, W/V कट जाएगा, ये अंदर बाहर गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा m/n। E ऊपर जंप कर जाएगा, E/m, ऐसा हो जाएगा, है ना। E मतलब क्या है? E का मतलब है इक्विवेलेंट वेट, है ना। और m तो आप जानते हो, m तो जानते हो भाई, मोलर द्रव्यमान है या अणु भार कह सकते हैं, मोलर द्रव्यमान कह सकते हैं, मोलिकुलर वेट कह सकते हो, मोलर मास कह सकते हो, अणु भार कह सकते हो, तो आप जानते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इक्विवेलेंट वेट के स्थान पर क्या लिख सकते हो भाई? m/n है यहाँ, m/n बराबर इक्विवेलेंट वेट की जगह आप लिख सकते हैं m अणु भार बटी n फैक्टर और गुणा m से m क्या हो जाएगा भाई? कैंसिल हो जाएगा। तो डेट इम्प्लाइज, इसको आप लिख सकते हैं n बराबर m गुणा n, ऐसा लिख सकते हैं। ये भाई रिलेशन आ गया। n का मतलब नॉर्मेलिटी, n का मतलब क्या है भाई? नॉर्मेलिटी बराबर हो जाएगा m का मतलब मोलारिटी गुणा n का मतलब n फैक्टर। ये क्या आ जाता है भाई? डायरेक्ट रिलेशन आ जाता है, डायरेक्ट रिलेशन आ जाता है। दूसरी चीज, एक चीज होती है ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन का मतलब है, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन का मतलब है पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटी आयतन काय में भाई लेना है? लीटर में। यहाँ पर ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन बन रही, W/m ग्राम पर लीटर। तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित पदार्थ की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन कहलाती है। तो ग्राम पर लीटर, इसी में आप जो है W/V 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका जो है क्यूबिक सेंटीमीटर बन जाएगा या फिर मिलीलीटर बन जाएगा। ये आपका ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन होता है। तो ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, है ना, और
परसेंटेज। इतनी बात आप क्या है समझ गए हैं इतनी बात अच्छे से। बेसिक केमिस्ट्री है ये, है ना, ये ज़रूरी होती है बेसिक केमिस्ट्री, भाई बेसिक बातें भी ज़रूरी होती हैं, तभी हम केमिस्ट्री को अच्छे से सीख सकते हैं, है ना। तो ये इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आप इसको सीख सकते हैं। क्लियर हो गई बात। तो अभी आपने जान लिया कि जो मोलारिटी है, मोलारिटी उसका मतलब आया था W/m इंटू V। V ये काय में था भाई, ये लीटर में था, ठीक है, लीटर में था। तो ये आप यहाँ पर ये m को गुणा में भेज दीजिए, m को गुणा में भेज दीजिए, है ना। और मोलारिटी और बराबर ये हो जाएगा आपका W/V को क्या लिख सकते हैं, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन लिख सकते हैं, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन लिख सकते हैं बेटा जी। तो ये इसमें रिलेशन आ गया भाई, है ना। अगर आप अणु भार से गुणा कर देते हो मोलारिटी में तो वो ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन बन जाती है। सिमिलरली आप नॉर्मलिटी भी लिखा था W/E, है ना, इंटू V। ये V भी काय में था, लीटर में था, लीटर में। तो यहाँ पर आप E गुणा में भेज देंगे तो E गुणा N, है ना, इक्वल टू ये हो जाएगा आपका ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन हो जाएगा बेटा जी। तो इस तरह से इसमें रिलेशन आ गया है, रिलेशन आ चुका है। इस तरह से आप जो है अगर नॉर्मलिटी में इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकी भार से गुणा कर देते हो तो वो ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन बन जाएगी। समझ गए बात को, बात समझ गए अच्छे से। चलिए अब अच्छे से बात समझ गए हैं तो एक बात और जान लेते हैं। अब बात आ जाती है मोलालिटी की, बात आ जाती है मोलालिटी की। मोलालिटी यानी कि मोललता क्या है, इसको आप मोललता कहते हैं। ये मोललता है भाई, मोललता। इसमें क्या फर्क है, इसमें आपको जो है विलायक की मात्रा भी लेनी है, विलेय की मात्रा भी लेनी है। विलायक 1 किलोग्राम विलायक यानी सॉल्वेंट 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। मतलब नंबर, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, नॉट सॉल्यूशन, सॉल्वेंट। क्लियर बात क्लियर हुई भाई, कुछ समझे बात को, है ना। यहाँ पर आपको सॉल्यूट भी लेना है और सॉल्वेंट भी लेना है, यानी कि इसका जो फॉर्मूला होगा मोलालिटी बराबर हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार, है ना। तो वेट लिख दो या मास लिख दो, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, किलोग्राम में लेना है आपको विलायक की मात्रा। तो मोलालिटी है ये, स्मॉल m से डिनोटेट करते हैं भाई, इसे स्मॉल m से डिनोटेट करते हैं। तो मोलालिटी बराबर आ जाएगा n, नंबर ऑफ मोल्स, और विलायक का वेट कैपिटल W से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और ये काय में लेना है भाई, केजी यानी कि किलोग्राम में लेना है। अगर आप इसको भी ग्राम में लेंगे तो सेम कंडीशन होगी, यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये कैपिटल W आप जो है काय में ले सकते हो, ग्राम में ले सकते हो। समझ में आई बात। और मोलों की संख्या n बराबर तो आप जानती हो ये होता है, तो ये आप इसमें रख सकते हो। क्लियर हो गई बात, इतनी बात क्लियर हो गई है। तो इसकी जो यूनिट कितनी हो जाएगी भाई, मात्रक कितना हो जाएगा, मोल पर केजी। मात्रक क्या हो जाएगा भाई, मोल पर केजी इसका मात्रक हो जाएगा। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ये भी सॉल्यूट की मात्रा है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्वेंट ये भी सॉल्वेंट की मात्रा है, इसमें वॉल्यूम नहीं आया है। तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ये बात बहुत पूछी जाती है, कौन सी सांद्रता ताप पर निर्भर नहीं करती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ताप स्वतंत्र सांद्रता कौन सी है,
टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यानी ताप स्वतंत्र, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स है ये। समझ में आई बात? मतलब ये ताप पर निर्भर नहीं करती है, ताप पर निर्भर नहीं करती है, ताप पर निर्भर नहीं करती है, ये बात ध्यान रखना है। निर्भर नहीं करती है, ताप पर निर्भर नहीं करती है, ये बात आपको, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये बात आपको क्या करनी है भाई, ध्यान रखनी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये टेम्परेचर पर इफेक्टिव नहीं, टेम्परेचर इस पर कोई इफेक्टिंग नहीं करता है, टेम्परेचर कोई इफेक्टिंग नहीं करता है। चलिए तो देखिए वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रहा है, इसलिए बाकी की बातें हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी भी आपको एन फैक्टर जानना है, एन फैक्टर कैसे आप निकालते हैं, है ना, एसिड बेस सॉल्ट के लिए, और किस तरह से इनके क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करते हैं। शानदार क्वेश्चंस हम आपको साथ लेके आएंगे, डिस्कस करेंगे, मज़ा आ जाएगा, शानदार क्लास होगी। नेक्स्ट क्लास में बाकी के कंसंट्रेशन टर्म्स हम समझ लेंगे। तो इस तरह से अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और इसे शेयर करें, और कमेंट करके अवश्य लिखें कि क्लास में जो है आपने कैसा लगी आपको क्लास, इसमें और क्या आप जानना चाहते हैं, कमेंट करके बताएं। ठीक है, धन्यवाद।